हेलो, वेलकम टू अभियान आईएएस। आई एम गौरव सैनी, फैकल्टी ऑफ जनरल स्टडीज़ एट अभियान आईएएस। तो आज का हम टॉपिक लेते हैं बैंकिंग सिस्टम इन इंडिया, जिसमें बताऊंगा आपको क्लासिफिकेशन ऑफ बैंक्स, कौन कौन से बैंक्स होते हैं वो सारा आपको मैं बताऊंगा। क्लियर? तो देखिए अब बैंकिंग सिस्टम इन इंडिया, सबसे टॉप पे आपको पता है क्या है? आरबीआई, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, जो रेगुलेट करता है पूरे बैंकिंग सिस्टम को, जो पूरे रेगुलेट करता है पूरे बैंकिंग सिस्टम को। उसका देखिए आप, ये दो में डिवाइड है आपके। पहला है आपका शेड्यूल्ड बैंक्स, फर्स्ट आपका शेड्यूल्ड बैंक्स, और सेकंड होता है आपका नॉन शेड्यूल्ड बैंक्स। नॉन शेड्यूल्ड बैंक्स, फर्स्ट शेड्यूल्ड एंड सेकंड नॉन शेड्यूल्ड बैंक्स। जो शेड्यूल्ड बैंक्स होते हैं अभी आपके दो में डिवाइड होते हैं। कौन से होते हैं? कमर्शियल होते हैं, दे आर ऑल्सो कमर्शियल बैंक्स एंड कोऑपरेटिव बैंक्स नॉन शेड्यूल्ड भी क्या हो गया आपके? कमर्शियल हो गए एंड कोऑपरेटिव, तो अब देखिए आपने देखा जो बैंकिंग सिस्टम पूरा जो डिवाइड है आपका, जो क्लासिफाइड हुआ है शेड्यूल्ड बैंक्स में और नॉन शेड्यूल्ड बैंक्स में। और शेड्यूल्ड बैंक्स भी कमर्शियल भी होते हैं और कोऑपरेटिव भी होते हैं, और नॉन शेड्यूल्ड बैंक्स कमर्शियल भी होते हैं, कोऑपरेटिव भी होते हैं। तो स्टार्ट करने से पहले आपको बता दूं मैं कि शेड्यूल्ड बैंक कौन से होते हैं, शेड्यूल्ड बैंक कौन से होते हैं। क्लियर? तो अब देखिए आप, तो अगर हम कमर्शियल बैंक की बात करें तो कमर्शियल बैंक एक तरह से शेड्यूल्ड बैंक भी होगा और नॉन शेड्यूल्ड बैंक भी होगा। सेम कोऑपरेटिव बैंक्स की बात करें तो कोऑपरेटिव बैंक्स भी एक तरह से शेड्यूल्ड बैंक भी होगा और नॉन शेड्यूल्ड बैंक भी होगा। अब पहले थोड़ा बता दूं कि शेड्यूल्ड बैंक्स कौन से होते हैं। हम किन बैंक्स को, चाहे वो कोऑपरेटिव हो चाहे वो कमर्शियल हो, उनको हम शेड्यूल्ड बैंक कब बोलेंगे? देखिए, जो भी बैंक्स आरबीआई के, वेदर इट इज शेड्यूल्ड और कोऑपरेटिव, शेड्यूल्ड बैंक उसे बोला जाएगा जो बैंक आरबीआई एक्ट 1934 के सेकंड शेड्यूल में इंक्लूड होगा और लिस्ट होगा। सेकंड शेड्यूल ऑफ आरबीआई एक्ट 1934, इसमें लिस्ट होगा या इसमें इंक्लूड होगा, उस बैंक को हम शेड्यूल्ड बैंक बोलेंगे। अगर कोई कमर्शियल बैंक इसमें लिस्ट है तो उसको बोलेंगे हम शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक। अगर कोई कोऑपरेटिव बैंक इसमें लिस्ट है तो उसको बोलेंगे हम शेड्यूल्ड कोऑपरेटिव बैंक। और दूसरा, पहला पॉइंट क्या हुआ? सेकंड पॉइंट क्या हुआ? उस बैंक की कोई भी एक्टिविटीज, उसके जो डिपॉजिटर्स है उसको एडवर्सली इफेक्ट नहीं करनी चाहिए। मतलब कोई भी उसकी एक्टिविटीज ऐसी नहीं होनी चाहिए जो डिपॉजिटर्स को नुकसान पहुंचाए आपका। सो एनी एक्टिविटी क्या हो? नॉट एडवर्सली इफेक्टेड टू इट्स डिपॉजिटर्स। थर्ड, उसको कितना कैपिटल होना चाहिए, उसका कितना मिनिमम पेड अप कैपिटल कितना होना चाहिए? मिनिमम पेड अप कैपिटल जो पैसा लेके आएगा स्टार्टिंग में, जो पैसा प्रमोटर जो बैंक खोल रहा है वो लेके आएगा, कितना होना चाहिए? इसमें लिखा हुआ है मिनिमम पेड अप कैपिटल कितना होना चाहिए? इट शुड बी 5 लाख। लेकिन अब ये इंक्रीज करके 500 करोड़ हो गया, यानी कि आपके पास अगर 500 करोड़ रुपए है तो आप बैंक खोल सकते हो, अदरवाइज आप नहीं ओपन कर सकते। इतना क्लियर हो गया आपको? अब देखिए, जो भी कोई भी बैंक है जो इन तीनों क्राइटेरियाज को फुलफिल करता है, क्लियर? तो उसको क्या है? उसको मेजर प्रिंसिपल फैसिलिटीज उसको मिलती है। पहली क्या कि आरबीआई उसका वो आरबीआई से लोन ले सकता है, वो आरबीआई से रेपो रेट पे लोन ले सकता है। क्लियर? पहली फैसिलिटी से क्या मिली? वो आरबीआई से रेपो रेट पे लोन ले सकता है। सेकंड फैसिलिटी क्या मिलेगी आपकी? उसको ऑटोमेटिकली उसको क्लियरिंग हाउस की उसको क्या मिल जाएगी?
मेंबरशिप मिल जाएगी क्लियरिंग हाउस। क्लियरिंग हाउस क्या होता है, जो भी आप ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करते हैं ना, जो भी आप ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करते हैं, अब वो एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में जाएगी, तो कोई ना कोई एंटिटी, कोई ना कोई इंस्टीट्यूट, कुछ ना ऐसा होना चाहिए जो इस ट्रांजैक्शन को क्लियर करे। भाई जिसके पास सारी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, अच्छा ठीक है इस अकाउंट में इतना पैसा, इतना भेज रहे हो, इस पे भेज रहे हो, तो लीगल है, तो ये इस ट्रांजैक्शन को क्लियर करेगा, तो उसको ऑटोमेटिकली क्या मिल जाएगी, क्लियरिंग हाउस की क्या मिल जाएगी, मेंबरशिप मिल जाएगी। तो इसका मतलब क्या है आपका, ये सारे क्या कहलाएंगे आपके, ये कहलाएगा आपका शेड्यूल्ड बैंक। अगर वो कोऑपरेटिव है तो शेड्यूल्ड कोऑपरेटिव, अगर वो कमर्शियल है तो उसको क्या बोलेंगे हम, शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक। दूसरा, इनको क्या रखना पड़ेगा, इनको सीआरआर, कैश रिजर्व रेशियो और स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो रखना पड़ेगा। शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक या शेड्यूल्ड कोऑपरेटिव बैंक को स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो या कैश रिजर्व रेशियो दोनों उनको रखना पड़ेगा, क्लियर। अब देखिए नेक्स्ट, तो अब हम यहां पे कमर्शियल बैंक की बात करें, तो कमर्शियल बैंक जो है आपका दो में डिवाइड है, शेड्यूल्ड और नॉन शेड्यूल्ड अब जो शेड्यूल्ड बैंक हो गए आपके कौन कौन से हो गए, एक तो हो गए पब्लिक सेक्टर बैंक, दूसरा प्राइवेट सेक्टर बैंक, पब्लिक सेक्टर में आपका एसबीआई हो गया एंड अदर नेशनलाइज्ड बैंक्स, एसबीआई, कैनरा बैंक हो गया, पीएनबी हो गया, नेशनलाइज्ड बैंक्स। इसमें कौन सा हो गया, प्राइवेट सेक्टर बैंक्स हो गया आपका, इसमें एक तो डोमेस्टिक हो गए और कौन से हो गए आपके इसके अंदर, फॉरेन बैंक्स हो गए आपके, ठीक है। और नेक्स्ट आपका रीजनल रूरल बैंक्स। देखिए इसके अंदर कहीं भी कोऑपरेटिव बैंक्स इंक्लूड नहीं है, कमर्शियल बैंक्स के अंदर कोऑपरेटिव बैंक्स इंक्लूड नहीं है। क्यों, क्योंकि कमर्शियल बैंक का प्राइमरी मोटिव क्या होता है, मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है उनका, प्रॉफिट कमाना है। तो पब्लिक सेक्टर बैंक हो चाहे प्राइवेट बैंक हो चाहे रीजनल रूरल बैंक हो, इनका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, टू गेन प्रॉफिट, टू अर्न प्रॉफिट। लेकिन कोऑपरेटिव बैंक्स का जो मेन ऑब्जेक्टिव प्रॉफिट अर्न करना नहीं होता। अब देखिए थोड़ा सा आपको बता दूं मैं कि पब्लिक सेक्टर बैंक और नेशनलाइज्ड बैंक में क्या डिफरेंस होता है। आप पढ़ते हैं कि नेशनलाइज्ड बैंक्स, आप पढ़ते हैं पब्लिक सेक्टर बैंक्स, इसमें क्या डिफरेंस होता है, थोड़ा इसको देख लीजिए फिर हम स्टार्ट करते हैं आगे। देखिए आप, पब्लिक सेक्टर बैंक्स, पब्लिक सेक्टर कंपनीज या नेशनलाइज्ड, जिसको हम बोलते हैं नेशनलाइज्ड कर दिया गया, आप बोलते हैं नेशनलाइज्ड। देखिए फर्क क्या होता है, जब कोई भी कंपनी, मान लीजिए पहले वो प्राइवेट कंपनी थी, सरकार ने, गवर्नमेंट ने उस प्राइवेट कंपनी के 100% शेयर, पूरा का पूरा 100% शेयर्स और 100% मालिकाना हक अपने पास ट्रांसफर कर लिया, गवर्नमेंट ने एकदम में, पूरा का पूरा एकदम में। ये पहले प्राइवेट था, अभी के अभी बोला कि इसको नेशनलाइज करना है, जैसे टाटा एयरलाइंस को नेशनलाइज किया गया था, एयर इंडिया बना दिया गया था। ऐसे कई सारे पब्लिक सेक्टर बैंक्स जो पहले, ऐसे कई सारे प्राइवेट सेक्टर बैंक्स, उनको क्या कर रहा था सरकार ने, नेशनलाइज कर दिया। मतलब पहले वो प्राइवेट थे, सारे के सारे शेयर जो है अपने पास ट्रांसफर कर लिए, पूरा मालिकाना हक अपने पास ट्रांसफर कर लिया सरकार ने। उसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको हम, नेशनलाइज्ड बैंक। दूसरा पब्लिक सेक्टर किसे बोलेंगे हम, पब्लिक सेक्टर किसे बोलेंगे, मींस जिसमें गवर्नमेंट की ऑनरशिप 51% है, जिसमें गवर्नमेंट का शेयर क्या है, 51% है, उनको हम पब्लिक सेक्टर कंपनी बोलेंगे, उसको हम पब्लिक सेक्टर कंपनी, क्योंकि सरकार, मेजॉरिटी शेयर किसका है, सरकार का है, तो पब्लिक हो गया आपका वो। इसमें 51% ऑनरशिप होगी किसकी, सरकार की। और इसमें नेशनलाइज में क्या करा, 100% अपने पास ले ली गवर्नमेंट ने। बाद में धीरे धीरे अपनी ऑनरशिप, अपनी
जो ऑनरशिप है वो डाइल्यूट कर ले, बाद में मान ली प्राइवेट सेक्टर बैंक कोई भी इसमें पैसा डाल, लेकिन 100% सरकार ने अपने पास ट्रांसफर कर ली। और नेशनलाइज जो बैंक होगा, जो नेशनलाइज होगा, वो नेशनलाइज क्या होगा, वो कोई पहले प्राइवेट सेक्टर कंपनी थी उसको नेशनलाइज करके पब्लिक सेक्टर बना दे, उसको नेशनलाइज करके सरकार ने अपने पास ले लिया, उसमें कोई नई कंपनी सेटअप नहीं करी। लेकिन पब्लिक सेक्टर के अंदर अगर मैं बोलता हूं ये पब्लिक सेक्टर है तो सरकार इसके अंदर नई कंपनी सेटअप कर सकती है। मान लीजिए ओएनजीसी है, सरकार बोलता है हमें कंपनी बना रहे हैं गैस से रिलेटेड या ऑयल से रिलेटेड, ऑयल फील्ड खोलने जा रहे हैं, सरकार ने बोला गवर्नमेंट खोल रही है तो उसमें 51% गवर्नमेंट का शेयर होगा, तो गवर्नमेंट नया भी ओपन कर सकता है। लेकिन यहां पे ऑलरेडी प्राइवेट, पहले वो प्राइवेट कंपनी थी उसकी पूरी ओनरशिप गवर्नमेंट ने ले ली। और दूसरा, हम नेशनलाइज्ड बैंक्स उन्हीं बैंक्स को बोलेंगे जो 1969 एंड 1980s में, इसमें 14 बैंक को किया गया था नेशनलाइज, इसमें 6 बैंक को किया गया था, जो 1969 और 1980s में नेशनलाइज किए गए थे बैंक्स, एक्ट लेके आए थे स्पेशल, उन्हीं बैंक्स को हम नेशनलाइज्ड बैंक्स बोलते हैं, उन्हीं बैंक्स को हम नेशनलाइज्ड बैंक्स बोलते हैं। तो डिफरेंस समझ में आया आपको, पब्लिक सेक्टर बैंक्स और नेशनलाइज्ड बैंक में क्या डिफरेंस है। नेक्स्ट देखिए आप, नेक्स्ट देखिए कमर्शियल बैंक्स। कमर्शियल बैंक्स, मैंने क्या बताया, मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है इनका, प्रॉफिट होता है, प्रॉफिट इनका मेन ऑब्जेक्टिव होता है। क्या होता है, प्रॉफिट इसका मेन ऑब्जेक्टिव होता है। और क्या करते हैं, डिपॉजिट्स लेते हैं और उस पैसे को लोन में देते हैं, लोन पे जो इंटरेस्ट कमाते हैं वो इनका प्रॉफिट होता है। तो कौन कौन से बताया मैंने आपको कमर्शियल बैंक्स, पहला कौन सा बताया मैंने आपको, पहला बताया पब्लिक सेक्टर बैंक, दूसरा बताया क्या मैंने आपको, प्राइवेट सेक्टर बैंक, तीसरा फॉरेन बैंक, और चौथा रीजनल रूरल बैंक्स, रीजनल रूरल बैंक्स। क्लियर। एंड दे आर मेंशन्ड इन सेकंड शेड्यूल ऑफ आरबीआई एक्ट 1934, आरबीआई एक्ट 1934 के सेकंड शेड्यूल में ये मेंशन होते हैं। नेक्स्ट है आपका कोऑपरेटिव बैंक, नेक्स्ट है कोऑपरेटिव बैंक्स। कोऑपरेटिव बैंक्स ये बेसिकली प्रॉफिट के लिए आए थे, प्रॉफिट कमाने के लिए नहीं आए थे, प्रॉफिट बनाने के लिए सेटअप नहीं किया था। इनको सेटअप क्यों किया गया था, इनका मेन एम था सेविंग और इन्वेस्टमेंट हैबिट को प्रमोट करना, किसके बीच में, लोगों के बीच में प्रमोट करना, स्पेशली कहां पे, गांव के एरिया में, रूरल एरियाज में इसको क्या करना, प्रमोट करना। रूरल एरियाज में क्या करना, आपका सेविंग और इन्वेस्टमेंट हैबिट को क्या करना, आपका प्रमोट करना। तो ये जो बैंक ओपन हुआ है ये कॉर्पोरेशन पे हुआ है, कोऑपरेटिव बेसिस पे हुआ, आपका कोऑपरेटिव बेसिस पे हुआ है। और जो बैंक बिलोंग करता है, जो इसके मेंबर्स होंगे, ये बैंक उसी से बिलोंग करता है, उसी से बिलोंग करता है। अब देखिए आप, मान लीजिए हमने 8-10 ने मिलके क्या डिसाइड किया कि हम अपना पैसा इकट्ठा करेंगे, हम डिपॉजिट करेंगे और हम ऑन द बेसिस ऑफ कॉर्पोरेशन हम एक बैंक ओपन करते हैं। तो हमने सबने कोऑपरेट किया, हम 8-10 लोगों ने कोऑपरेट किया और एक बैंक ओपन किया। तो कॉर्पोरेशन बेसिस पे हुआ, हमने क्या करा, जो मेरे पास सरप्लस अमाउंट था, जो इनके पास था, इनके पास था, सबने क्या करा, इकट्ठा किया और एक बैंक ओपन किया। अब जिसको जरूरत हुई वो इन्वेस्ट कर देगा, वो लैंडिंग कर देगा, वो पैसा लोन में दे देगा और वो पैसा ले लेगा। तो अब क्या हुआ, तो इसमें क्या हुआ, आपने मींस ये बैंक जो है जितने इसके मेंबर्स है उनसे बिलोंग करता है, उनसे बिलोंग करता है, एक चीज तो ये उनसे बिलोंग करता है। दूसरा आपका, और जो इसके बैंक्स के मेंबर है, जो इसके ऑनर है, वो एक तरह से इसके कस्टमर भी होंगे, इसके एक तरह से कस्टमर भी होंगे। सो इट मींस ये कैसे ऑर्गेनाइज्ड और मैनेज होता है, किस पे होता है, ऑन द बेसिस ऑफ प्रिंसिपल ऑफ कॉपरेशन, सेल्फ हेल्प एंड म्यूचुअल हेल्प। कौन से प्रिंसिपल्स पे, कॉपरेशन, सेल्फ हेल्प एंड म्यूचुअल हेल्प, इसके बेसिस पे होता है पूरा ये, इसके बेसिस पे होता है पूरा ये। ठीक है। अब दूसरा क्या हो गया आपका, लेकिन दूसरा जो भी कोऑपरेटिव बैंक्स में होता है, एक शेयर होल्डर का एक वोट होता है। इसका मतलब क्या है, मान लीजिए ए है, बी है, सी है, डी है, इसने मान लीजिए 40% इसने इन्वेस्ट किया, 40% इसने पैसा डाला है,
20% इसने डाला है, 30% इसने डाला है, 30 इसने और 10% इसने डाला है। सो आपका परसेंटेज, आपकी शेयर होल्डिंग कितनी भी हो, आप एक सिंगल पर्सन हो तो आपकी एक ही वोट काउंट होगी। वन शेयर होल्डर हैज वन वोट। ऐसा नहीं होगा टोटल मान लीजिए 100 है, टोटल 100 है तो इसका 40% हो गया, इसका 20%, इसका 30%, इसका 10%। तो इसके हिसाब से तो इसके पास 4 वोट होनी चाहिए ना, इसके परसेंटेज के हिसाब से इसके पास 4 वोट होनी चाहिए, इसके पास 2 होनी चाहिए, इसके पास 3, इसके पास 1। लेकिन नहीं, आप सिंगल मेंबर तो आपकी एक शेयर होल्डर हो ना, कितना भी परसेंटेज आपकी शेयर होल्डिंग हो, कितना भी पैसा आपने इन्वेस्ट किया उसमें लगाया हो, लेकिन आपकी एक ही वोट काउंट होगी, आपकी वोट एक ही काउंट होगी, एक ही वोट आपकी काउंट होगी। क्लियर? अब देखिए इसका कोऑपरेटिव बैंक्स का भी एक स्ट्रक्चर है पूरा, ये भी डिवाइडेड है आपका। फर्स्ट है अर्बन कोऑपरेटिव, अर्बन कोऑपरेटिव। सेकंड है यहां पे रूरल कोऑपरेटिव, रूरल कोऑपरेटिव्स, अर्बन एंड रूरल कोऑपरेटिव्स, इसको बोलेंगे रूरल कोऑपरेटिव क्रेडिट इंस्टीट्यूशन, क्रेडिट इंस्टीट्यूशंस। क्लियर? अब अर्बन आपके शेड्यूल्ड भी होते हैं और आपके नॉन शेड्यूल्ड भी होते हैं, नॉन शेड्यूल्ड। क्लियर होगा आपका? ये शेड्यूल्ड कौन सा हो गया? मल्टी स्टेट हो गया एंड सिंगल स्टेट हो गया, सिंगल स्टेट एंड मल्टी स्टेट हो गया आपका। सेम आपका ये सिंगल स्टेट एंड मल्टी स्टेट। मतलब सिंगल स्टेट मल्टी स्टेट से मतलब क्या है कि सिंगल स्टेट मतलब एक ही स्टेट ने सेटअप किया, मान लीजिए पंजाब ने सेटअप किया है। मल्टी स्टेट मतलब पंजाब, हरियाणा ने या और राजस्थान ने मिलकर कोई एक बैंक सेटअप किया, दैट इज कॉल्ड मल्टी स्टेट, दैट इज कॉल्ड मल्टी स्टेट, दैट इज कॉल्ड मल्टी स्टेट। अब नेक्स्ट देखिए, ये जो रूरल कोऑपरेटिव्स होते हैं ये आपके शॉर्ट टर्म होते हैं, शॉर्ट टर्म होते हैं आपके। क्लियर? शॉर्ट टर्म और ये लॉन्ग टर्म होते हैं, शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म। क्लियर? यहां पे नॉन शेड्यूल्ड, सिंगल स्टेट, मल्टी स्टेट है, इसको आप देख लेना। नेक्स्ट, ये क्या है? 3 लेवल पे होता है आपके, 3 लेवल पे होता है। एक होता है स्टेट लेवल पे जिसको हम बोलते हैं स्टेट कोऑपरेटिव बैंक्स, स्टेट कोऑपरेटिव बैंक्स जो स्टेट लेवल पे होता है। दूसरा होता है आपका डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जिसको हम बोलते हैं डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक्स, डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक्स। एक होता है थर्ड होता है आपका लोकल लेवल पे जिसको हम बोलते हैं लोकल लेवल, प्राइमरी एग्रीकल्चरल क्रेडिट सोसाइटीज, PACS, क्रेडिट सोसाइटीज, PACS। क्लियर? और आपके लॉन्ग टर्म होते हैं, लॉन्ग टर्म आपके 2 तरह के होते हैं, एक होता है आपका स्टेट लेवल पे और एक होता है आपका लोकल लेवल पे। स्टेट लेवल पे कौन सा हो गया आपका? स्टेट कोऑपरेटिव एग्रीकल्चर, स्टेट कोऑपरेटिव एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट बैंक। क्लियर? और सेकंड होता है आपका प्राइमरी कोऑपरेटिव एग्रीकल्चर, प्राइमरी कोऑपरेटिव एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट बैंक। तो ये आपका क्लासिफिकेशन आपका कोऑपरेटिव बैंक्स का। तो पहला हमने क्या बताया आपको? पहला क्या बताया कि कोऑपरेटिव बैंक्स डिवाइड होते हैं अर्बन और रूरल कोऑपरेटिव बैंक्स में। तो इसमें पहला कौन सा होगा? शेड्यूल्ड बैंक, दूसरा नॉन शेड्यूल्ड बैंक। इसमें शेड्यूल्ड बैंक में मल्टी स्टेट, सिंगल स्टेट बैंक,
सेम रूरल कोऑपरेटिव्स में क्या हो गया आपका शॉर्ट एंड लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म में स्टेट लेवल पर स्टेट कोऑपरेटिव बैंक, और आपका सेकंड डिस्ट्रिक्ट लेवल पर डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल क्रेडिट कोऑपरेटिव बैंक्स, एंड लोकल लेवल पर प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटीज। क्लियर? और लॉन्ग टर्म पे कौन सा होगा, स्टेट कोऑपरेटिव एग्रीकल्चर रूरल डेवलपमेंट बैंक एंड प्राइमरी कोऑपरेटिव एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट बैंक्स। अब अभी रिसेंटली जो पंजाब एंड महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक में जो अर्बन कोऑपरेटिव बैंक है उसमें जो स्कैम हुआ, जो इसमें फ्रॉड हुआ, उसके बाद बैंकिंग रेगुलेशन अमेंडमेंट एक्ट हुआ 1920, जिसमें कुछ काफी चेंजेस आए, काफी चेंजेस किए, आरबीआई ने काफी रेगुलेशन चेंज किया, काफी कुछ अपने अंडर लेके आया। तो क्या क्या चेंजेस हुए आपके, क्या क्या इससे एस्पेक्ट में, इसके एस्पेक्ट में डीआईसीजी कितना इंश्योरेंस प्रोवाइड करती है, किस किस पे बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट रेगुलेट होता है, किसके अंडर ये आता है, कौन सा किसके अंडर आता है, कौन इसे रेगुलेट करता है इन बैंक्स को, ये सारा हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। और उसके आगे जो आपके डिफरेंशिएशन पेमेंट बैंक हो गए, रीजनल बैंक्स हो गए, वो सारे हम नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करेंगे। क्लियर? सो कोई भी डाउट हो आप पूछिएगा, कमेंट कीजिएगा, नेक्स्ट वीडियो आपको सॉल्व करेंगे। क्लियर? थैंक यू।